हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे द्वारा आपकी पैट की परीक्षा को देखते हुए आपके लिए एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम आपको आपका हिस्ट्री का पोर्शन को लगातार सिलेबस वाइज और आपके स्टैटिक जीके के पोर्शन को सिलेबस वाइज करा रहे हैं। इसी के साथ हमने इसमें आपके करंट अफेयर के पॉइंट्स को भी जोड़ा है, क्योंकि वह बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसमें 10 नंबर आपको परीक्षा में मिलेंगे। इसलिए हमने शुरुआत में क्या किया है कि हम उत्कर्ष पब्लिकेशन की करंट अफेयर जो अर्धवार्षिकी उन्होंने जारी की थी, उस अर्धवार्षिकी को क्रम से आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। इसी में हमने इस क्रम में एक पहला वीडियो अपना डाला भी था, लेकिन वो हम रेगुलर नहीं कर पाए। आज से हम दूसरे वीडियो के साथ में लगातार आपको प्रतिदिन सुबह के समय हमारे द्वारा करंट अफेयर की आपको वीडियो मिलेगी। जब तक आपकी परीक्षा होगी तब तक हम प्रतिदिन आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराएंगे लगातार। आपकी परीक्षा होने से 3 दिन या परीक्षा होने तक लगातार ही समझ लीजिएगा, हम आपको करंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी के साथ आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज दूसरी वीडियो के साथ करंट अफेयर की आपके साथ जुड़ता हूँ। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस के साथ में। तो जहाँ पे हमने पिछली वीडियो के क्वेश्चन समाप्त कर लिए थे, उसी से हम आगे बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं नए क्वेश्चंस की। मैंने इसमें पहले से ही कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिटिंग कर ली थी, जिससे पढ़ाते हुए समझाते हुए ज़्यादा उधर ना घूमना पड़े, और जो फिक्स बिल्कुल जिन एरिया को कवर किया हुआ है आपको सही और इम्पोर्टेंट लाइंस को कवर करते हुए, जिससे आपका समय बर्बाद ना हो। हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला करंट अफेयर हमारा है आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स। तो आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स ये क्या है, तो हम आइए देखते हैं। एमपी के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भारत का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स बनने जा रहा है। क्या है ये? एशियाड व ओलंपिक की तैयारी के लिए बनाए जा रहे इस कोर्स की लागत 10 से 15 करोड़ तक आएगी। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन 10 से 25 सितंबर के बीच चीन के हांगजोंग शहर में हुआ था। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स क्या है। तो आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स क्या है? ये एशियाड व ओलंपिक की तैयारी के लिए बनाया जा रहा है। और इसमें ये क्वेश्चन साथ में ऐड किया हुआ है कि एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा इसी बार, जिसमें आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स है। यहाँ पे खिलाड़ी ट्रेनिंग करेंगे और आगे ओलंपिक की तैयारी करेंगे, एशियाड की तैयारी करेंगे। तो ये एशियन गेम्स कहाँ होंगे? ये एशियन गेम्स हांगजोंग शहर में होंगे, चीन के, सितंबर में। तो सितंबर का वहाँ तभी आपकी परीक्षा भी अक्टूबर में होगी। तो ये आपके लिए भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है कि एशियन गेम्स 2022 में 10 से 25 सितंबर को हांगजों शहर में होंगे। और आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स एमपी के भोपाल शहर में भारत का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन अटल सुरंग के बारे में। अटल सुरंग क्या है? अटल सुरंग अब तक की 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो अटल सुरंग जो है 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है 10,000 फीट की ऊंचाई पर? अटल सुरंग। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके का एक संगठन है जो कि प्रमाणित करता है, सभी सूचीबद्ध सत्यापित करता है। मनाली आपके लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि मनाली को हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने के लिए 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग का निर्माण किया गया है। तो मनाली को हिमाचल की ही लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने के लिए 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग का निर्माण किया गया है। और प्रधानमंत्री जी ने 3 अक्टूबर 2020 को यह सुरंग राष्ट्र को समर्पित की। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति जिले में मनाली के पास सोलंग घाटी को सिस्सू से जोड़ती है। तो आपको ये याद रखना है कि ये हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग है और यह हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, ये क्या है? भारत में कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन के लिए 2 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ये केंद्र निम्नलिखित है। नंबर 1, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब आईआईटी बॉम्बे। तो एक सेंटर हमारा बनाया जा रहा है आईआईटी बॉम्बे में। दूसरा, नेशनल सेंटर इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, ये हमारा बनाया जा रहा है जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरु।
तो एक बॉम्बे IIT बॉम्बे में, एक JNCASR बेंगलुरु में, 2 हमारे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन बनाए जा रहे हैं। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के समर्थन में इन केंद्रों को तैयार किया जा रहा है। कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप क्या है ये? कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप अटल नवाचार मिशन नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 11 फरवरी 2022 को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में यह कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप शुभारंभ की है। तो क्या है कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप? अटल नवाचार मिशन नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 11 फरवरी 2022 को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप का शुभारंभ किया है। इस फेलोशिप को प्री इनक्यूबेशन मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो युवाओं को सामुदायिक मुद्दे को हल करने के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG आधारित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने के हेतु अपने सामाजिक उद्यम स्थापित करने का अवसर प्रदान करेगी। यह 1 वर्ष की अवधि तक चलने वाला गहन फेलोशिप कार्यक्रम होगा, जिसे सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दिए बिना महत्वाकांक्षी समुदाय नवप्रवर्तक के लिए तैयार किया गया है। तो आपको ज़्यादा ना ध्यान रखते हुए आपको याद रखना है कि कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप क्या है। तो ये विज्ञान में महिला और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य पर कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप को शुरू किया गया है। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी, तो भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। दिल्ली के किशनगंज में बहुत पुराना अखाड़ा काफ़ी पहले से ही है। सौभाग्य से मैं भी इस अखाड़े में गया हूँ 2 से 3 बार, काफ़ी लंबा समय मैंने वहाँ बिताया है। तो रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में उस अखाड़े को विस्तार किया गया है। रेलवे का ये अखाड़ा है, यहाँ से बड़े बड़े खिलाड़ी भारत को मिले हैं। इसमें भी आगे हम आपको बताएंगे कि रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी की स्थापना करने की मंजूरी दी है। यह भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी। देश में कुश्ती का खेल को बढ़ावा देने के लिए यह उन्नत प्रशिक्षण सुविधा से लैस होगी। इसकी परियोजना की स्थापना के लिए 3.70 ये आपके लिए कुछ भी वो मुख्य नहीं है। बस मैं आपको ध्यान के लिए बता दूं कि बड़े बड़े कुश्ती के स्टार सुशील कुमार, साक्षी मलिक, रवि कुमार, बजरंग पुनिया जैसे लोग, अधिकांश पदक विजेता रेलवे की तरफ से इसी अखाड़े से खेलते हुए आए हैं, यहीं पे अपनी प्रैक्टिस करते हुए आए हैं। तो भारत का सबसे बड़ा कुश्ती अकेडमी कहाँ? किशनगंज, दिल्ली। डार्कथॉन 2022 क्या है? डार्कथॉन 2022 ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, काफ़ी सुर्खियों में रहने वाला, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। मैं आपको बताता हूँ। जो NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आपके लिए पेपर में ये क्वेश्चन बन सकता है। NCB की फुल फॉर्म। NCB बड़ी चर्चा में रही है भारत में इन दिनों। 15 फरवरी 2022 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने साइबर विशेषज्ञों के लिए डार्क वेब में गुमनाम बाजारों की पहचान को उजागर करने के लिए प्रभावी समाधान खोजने हेतु डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया है। भारत में ड्रग कानून प्रवर्तन के मामले में नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत NCB ने हाल ही के दिनों में महत्वपूर्ण मामलों में सफलता प्राप्त की है। तो डार्कथॉन 2022 क्या है? डार्क वेब में गुमनाम बाजारों की पहचान को उजागर करने के लिए NCB के द्वारा डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया। आपको बस इतना याद रखना है कि डार्कथॉन 2022 का आयोजन NCB के द्वारा गुमनाम बाजारों की पहचान को उजागर करने के लिए। जो डार्क वेब समझ रहे हो? डार्क वेब मतलब कि वो मार्केट जिसमें नशीली दवाएं, गांजा, ये नशीले पदार्थ इत्यादि जहाँ पे बेचे जाते हैं, उसकी जांच, उसको उजागर करने के लिए डार्कथॉन 2022 NCB के द्वारा आयोजित किया गया। वाटर टैक्सी सेवा। वाटर टैक्सी सेवा क्या है? बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 17 फरवरी 2022 को मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई। तो वाटर टैक्सी सेवा भारत में कहाँ शुरू की गई? मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई, बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। यह वाटर टैक्सी सेवा पहली बार जुड़वा शहर मुंबई और नई मुंबई को जोड़ेगी। तो किस किस को जोड़ेगी? ये मुंबई और नई मुंबई को जोड़ेगी। यह सागरमाला कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित है। इस परियोजना की कुल लागत 8.37 करोड़ रुपये है। 8.37 करोड़ रुपये की लागत से यह परियोजना सागरमाला कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित है। वाटर बस या वाटर टैक्सी एक प्रकार का वाटर क्राफ्ट है जिसका उपयोग शहरी क्षेत्र में निजी या सार्वजनिक परिवहन प्रदान के लिए किया जाता है। जिस तरीके से आपकी वो
बस सड़क पर चलने वाली बस, रोड पर चलने वाली बस, उसी तरह वाटर बस या वाटर टैक्सी एक प्रकार का वाटर क्राफ्ट है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 19 फरवरी 2022 को एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया। दोस्तों, इसी प्रकार के सभी क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पर ही मिलेंगे। मैं इस बात का दावा करता हूँ, हम सिर्फ आपको वो पढ़ाएंगे जो आपकी परीक्षा में आपको करंट अफेयर आपको सामने मिलेगा। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और कमेंट करें। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 19 फरवरी 2022 को एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो इंदौर में भारत के ही नहीं एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। 15 एकड़ में फैला बायो सीएनजी संयंत्र को सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत, ये 2015-16 जो लेखपाल की परीक्षा हुई थी ना, उसमें एक क्वेश्चन आया था PPP की फुल फॉर्म, तो याद रखना आप इसको। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत एक निजी कंपनी के लगभग 150 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया गया है। तो क्या स्थापित किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी पार्क, एशिया का सबसे बड़ा। एशिया के इस सबसे बड़े बायो सीएनजी पार्क में प्रतिदिन 550 टन गीले कचरे से 18,000 किलो बायो सीएनजी और बड़ी मात्रा में कंपोस्ट खाद बनाई जा सकेगी। ठीक है दोस्तों। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर के बारे में क्या खबर है? 17 फरवरी 2022 को गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। कहाँ पर? गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। यह इनोवेशन सेंटर राज्य में बच्चों की नवीन क्षमताओं की पहचान, पालन पोषण और नवाचार को प्रोत्साहित करेगा। इसकी घोषणा 7 जनवरी 2020 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने की। तो कहाँ पर विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर बनाया गया है? गुजरात में विक्रम साराभाई इनोवेशन सेंटर बनाया गया है। दोस्तों, थोड़ा सा इधर से उधर चलना पड़ता है, तो एक कुछ सेकंडों का ब्रेक आता है, जो कि थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और थोड़ा सा हमको भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम एक PDF के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो इस तरीके का थोड़ा बहुत, क्योंकि इधर से उधर जाना है, एक साइड से दूसरी साइड, ऊपर से नीचे जाने में समय तो लगेगा ही दोस्तों। इसलिए आप भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना, थोड़ा सा हमारी हेल्प करना, ज़्यादा जल्दी नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो सोवा हर घर जिला, कौन सा जिला कहाँ पर बनाया गया है? तो 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन ने देश के 100 जिलों में हर घर नल पानी पहुंचाकर एक नया मील का पत्ता स्थापित कर दिया गया है। तो 100वां हर घर जिला कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश का आकांक्षी जिला चंबा देश का 100वां हर घर जिला बना है। हिमाचल प्रदेश का आकांक्षी जिला चंबा देश का 100वां हर घर जल जिला बना है। चंबा हर घर जल बनने वाला 5वां आकांक्षी जिला है, और यह मतलब कि 5वां आकांक्षी जिला तो ये है ही। इसी के साथ यह भारत के कुल जिलों में 100वां जिला है जो हर घर जल वाला जिला बना है। जल जीवन मिशन में वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के पानी उपलब्ध कराने की सरकार का संकल्प को पूरा करने के लिए सही दिशा है। तो जल जीवन मिशन का जो हमारा सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जल उपलब्ध कराया जाए, वो वर्ष 2024 तक का है। 15 अगस्त 2019 को मिशन की घोषणा के समय 19.27 करोड़ घरों में से केवल 3.23 करोड़ घर में नल के पानी के कनेक्शन थे। ठीक है दोस्तों। पहला व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, पहला व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर है? भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र MP के खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या पढ़ाया था? थोड़ी देर पहले हमने आपको पढ़ाया था एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र, एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र। और यह क्वेश्चन क्या है? पहला व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, वो CNG संयंत्र था एशिया का सबसे बड़ा, और ये क्या है? ये पहला व्यावसायिक बायोमास आधारित
हाइड्रोजन संयंत्र है वो इंदौर में स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश के। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। यह प्रतिदिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। निकर्षण सदन म्यूजियम। निकर्षण सदन म्यूजियम क्या है? 23 फरवरी 2022 को केंद्रीय पतन पोतवाहन और परिवहन और जलमार्ग मंत्री जी के द्वारा 23 फरवरी 2022 को केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग एवं आयुष संवर्धन सोनवाल ने विशाखापत्तनम में निकर्षण सदन का उद्घाटन किया। कहाँ पर? विशाखापत्तनम में निकर्षण सदन का उद्घाटन किया। निकर्षण सदन ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ड्रेजिंग म्यूजियम है। म्यूजियम में विभिन्न प्रकार के ड्रेजर और पुरानी तस्वीरें और विशालकाय समुद्री संरचनाओं को नींव डालने वाली मशीनों के मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। तो निकर्षण सदन म्यूजियम विशाखापत्तनम में उद्घाटन इसका किया गया है। दुर्गा तेल कुआं। दुर्गा तेल कुआं 21 फरवरी 2022 को वेदांता समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में तेल की खोज की। किसने? वेदांता समूह की कंपनी ने बाड़मेर जिला जो कि राजस्थान में है वहाँ पर तेल की खोज की। यह तेल केयर्न ऑयल एंड गैस द्वारा एक ब्लॉक में खोजा गया था जो उन्हें ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत दिया गया था। तो यह ब्लॉक मतलब बस कुल मिलाकर ये है कि बाड़मेर में जो है इस वेदांता समूह की कंपनी को तेल के कुओं की प्राप्ति हुई है और इन तेल के कुओं का नाम दुर्गा तेल कुआं रखा गया है। और इस ब्लॉक में वेदांता को 100% का पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट मिला है। देखिए ये लिखा ही है, यह खोज तीसरी ऐसी खोज है जिसे कंपनी ने ओपन एग्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत खोज किया तथा इसे दुर्गा नाम दिया गया। तो दुर्गा तेल कुएं राजस्थान के बाड़मेर जिले में मिले। डेफ एक्सपो 2022 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। डेफ एक्सपो 2022 तो गांधीनगर के गुजरात में 10 से 14 मार्च को गांधीनगर गुजरात में 10 से 14 मार्च को डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 900 से अधिक रक्षा फर्मों और 55 देशों ने भागीदारी ली। भारत की प्रमुख रक्षा प्रदर्शनी का फोकस देश को एक उभरता रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में पेश करने पर था। तो डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ हुआ? गुजरात गांधीनगर में 10 से 14 मार्च 2022 को। इसमें क्या क्या हमने प्रदर्शित किया? तो 1000 ड्रोन डिस्प्ले इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण था। 1000 ड्रोन डिस्प्ले इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण था। यह दूसरी बार है जब देश में ड्रोन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया हो। गौरतलब है कि डिफेंस एक्सपो के रूप में इस द्विवार्षिक कार्यक्रम की परंपरा का शुरुआत वर्ष 2014 में दिल्ली में की गई थी, जिसके बाद से इसे कई स्थानों पर आयोजित किया गया है। गोवा में 2016 में, चेन्नई में 2018 में, लखनऊ में 2022 में और अब 2022 में गुजरात के गांधीनगर में इसको मार्च महीने में इसका डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया। केरल में मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम। तो ये क्या न्यूज़ है? मार्च 2022 में भारत के महापंजीयक के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के कार्यालय द्वारा भारत में वर्ष 2017 से 2019 में मातृ मृत्यु दर पर एक विशेष बुलेटिन जारी किया गया है। 2017 से 2019 तक के लिए यह बुलेटिन जारी किया गया है। इस बुलेटिन के अनुसार देश में मातृ मृत्यु दर में 10 अंकों की गिरावट अर्जित की गई है। कितने अंकों की? 10 अंकों की गिरावट अर्जित की गई है। MMR जो 2016 से 18 में 113 था वह 2017 से 19 में 103 हो गया है। तो मातृ मृत्यु दर जो 1 लाख पर 2016 से 18 में 113 था वो 17 से 19 में 103 हो गया है, जो कि 8.88% गिरावट को दर्ज करता है। राज्यों के संदर्भ में केरल एक बार फिर से शीर्ष पर रहा, जिसमें केरल ने देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 दर्ज कराया है। तो भारत का औसतन क्या रहा है? 103 और इसमें सबसे अव्वल रहा है केरल, जिसका मातृ मृत्यु अनुपात सिर्फ 30 रहा है। मुंबई कार्बन तटस्थता पर रोडमैप जारी करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। 13 मार्च 2022 को वृहद मुंबई नगर निगम द्वारा अपनी पहली मुंबई जलवायु कार्य योजना का अनावरण किया गया। इसका उद्देश्य एक जलवायु लचीला शहर बनाने के लिए यही इसका उद्देश्य है और 2050 तक
शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को हासिल करना इसका उद्देश्य है। तो क्या इसका उद्देश्य है? एक जलवायु लचीला शहर बनाने और 2050 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हासिल करना इसका लक्ष्य है। इसके साथ ही मुंबई कार्बन तटस्थता पर रोड मैप जारी करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है, जो 2050 तक स्वयं को शून्य कार्बन उत्सर्जन घोषित करेगा। और मैं आपको बता दूं कि मुंबई का लक्ष्य वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के भारत के लक्ष्य से 20 साल आगे रहने का है। अर्थात भारत ने इसके लिए जो अपना लक्ष्य बनाया है वो 2070 बनाया है, और जबकि मुंबई ने 2050 तक ही शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का अपना प्रोग्राम बनाया है। इस लक्ष्य में 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 30% की कमी और 2040 तक 44% की कमी भी शामिल है। राष्ट्रीय ई विधान NCVA लागू करने वाला पहला राज्य। 19 मार्च 2022 को नागालैंड ने राष्ट्रीय ई विधान NCV परियोजना का सफलतापूर्वक लागू कर पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। तो राष्ट्रीय ई विधान सेवा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? नागालैंड ने सबसे पहले इसको अपने यहाँ शुरू किया, और यह पहली पेपरलेस विधानसभा देश की बनी। और इसके बाद दूसरी पेपरलेस विधानसभा आपका प्यारा उत्तर प्रदेश बनी। आपको याद रखना होगा कि पहली नागालैंड बनी और दूसरी आपका उत्तर प्रदेश बनी। और यह मैं आपको बता दूं कि यह नेवा परियोजना, नेवा ऐप, इसके लिए एक नेवा ऐप बनाई गई है। और ये NCV परियोजना, देखिए मेरे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो सकता था। राष्ट्रीय विधान, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेशनल सी विधान एप्लीकेशन। तो NCVA, नेशनल सी विधान एप्लीकेशन, तो NCVA। ठीक है दोस्तों। और इसके लिए जो ऐप है वो है नेवा ऐप, NEVA। नेवा ऐप के माध्यम से यह पेपरलेस स्कीम जो है विधानसभा में लागू की गई है। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक। तो भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक कर्नाटक सरकार द्वारा भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया है। एक्वेरियम बेंगलुरु स्थित डिजिटल स्टार्टअप कंपनी एयरक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स की पहल है। तो बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक कहाँ है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा बेंगलुरु में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया है। मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि कभी कुछ समय पहले अमेरिका की डेटा इंटेलिजेंस फर्म है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। इसने 13 वैश्विक नेताओं का सर्वे किया है, जिस सर्वे में नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूवल रेटिंग में 77% के स्कोर के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत 12 अन्य नेताओं को, दुनिया भर के तमाम नेताओं को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। मोदी जी को सर्वाधिक 77% लोगों ने पसंद किया है। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। 9 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यकता से अधिक अर्थात सरप्लस भूमि का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम NLMC की स्थापना की है। तो किसने की है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना की है सरप्लस भूमि का मुद्रीकरण करने के लिए। NLMC का पहली बार केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसका पहली बार चर्चा की थी। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम 5,000 करोड़ के प्रारंभिक शेयर पूंजी और 150 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी के साथ एक पूर्ण स्वामित्व वाला सरकारी उद्यम होगा। तो यह पूर्ण रूप से सरकारी उद्यम के रूप में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम स्थापित किया गया है, जिसका कार्य होगा सरप्लस भूमि का मुद्रीकरण करना। विंग्स इंडिया 2022, ये क्या है? विंग्स इंडिया 2022 नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया। तो विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। किसके द्वारा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ के द्वारा संयुक्त रूप से बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में इसका विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम की विषय वस्तु इंडिया @75 विमानन उद्योग के लिए नया क्षितिज है। ठीक है दोस्तों।
जिया रॉय कौन है और ये किस लिए फेमस हुई? तो 20 मार्च 2022 को ओटिज्म नामक बीमारी होती है, इससे पीड़ित पैरा स्विमर जिया रॉय ने पाक जलडमरू मध्य में 28.5 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे और 10 मिनट में तय की। और यह इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है कि सबसे कम उम्र में और सबसे तेज पार करने वाली ये महिला तैराक बनी है, जिन्होंने सबसे कम उम्र में और सबसे तेज से पाक जलडमरू मध्य को क्रॉस किया है, जिसकी दूरी 28.5 किलोमीटर की दूरी को 13 घंटे 10 मिनट में इन्होंने तय करके इतिहास रच दिया है। इनका नाम क्या है? जिया रॉय। ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र 22 मार्च 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री वांग झिंगांग की अध्यक्षता में ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो किसके द्वारा? ब्रिक्स टीका अनुसंधान केंद्र विकास केंद्र का शुभारंभ किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री वांग झिंगोंग की अध्यक्षता में ब्रिक्स टीका अनुसंधान विकास केंद्र का शुभारंभ किया है। यह केंद्र टीकाकरण संस्थानों को सुव्यवस्थित करने और सुरक्षित तथा प्रभावकारी कोविड-19 टीकों के लिए समान पहुंच की सुविधा प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अफ्रीका की बोमा तकनीक। तो राजस्थान के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक को प्रयोग किया गया है। क्या है ये बोमा तकनीक? तो इस बोमा तकनीक में क्या होता है दोस्तों, इसके प्रयोग से चित्तल या चित्तीदार हिरणों को पकड़ने और उन्हें मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहुंचाने के लिए यह जो बोमा तकनीक का इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें बोमा कैप्चरिंग तकनीकी अफ्रीका में काफ़ी लोकप्रिय है, जिसमें फनल जैसी बाड़ के माध्यम से जानवरों का पीछा करके उन्हें एक बाड़े में पहुंचाया जाता है। एक तीन तरफ से एक बाड़ बना दी जाती है और जानवर के पीछे चिल्लाते हुए भागते हैं, जानवर सामने की तरफ भागता हुआ उस बाड़ के अंदर घुस जाता है और जिससे उसको वहीं पर कैप्चर कर लिया जाता है। तो यही है अफ्रीका की बोमा तकनीकी। एक्चामैप केंद्र, ये क्या है? 19 मार्च 2022 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजयराघवन ने IIT मद्रास में नए जल प्रबंधन और नीति केंद्र एक्वामैप का उद्घाटन किया है। तो एक्वा से आप समझ सकते हैं कि ये जल प्रबंधन, एक्वा वाटर से संबंधित होता है, तो आप समझ सकते हैं कि जल प्रबंधन और नीति केंद्र ये IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। आरोग्य वनम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, जब तो पूर्व राष्ट्रपति हो चुके हैं, लेकिन जब तो ये तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे 1 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा आरोग्य वनम का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में किया गया। तो आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ किया गया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शुभारंभ किया गया। यह 6.5 एकड़ क्षेत्र में योग मुद्रा में बैठे किसी मनुष्य के आकार में विकसित नवनिर्मित औषधि वन है। तो यह 6.6 एकड़ क्षेत्र में योग मुद्रा में बैठे किसी मनुष्य के आकार में विकसित नवनिर्मित औषधि वन है। कि इसका नाम क्या है? आरोग्य वनम। उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया। इंद्रायणी मेडिसिटी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यह भारत का पहला चिकित्सा शहर होगा जो महाराष्ट्र के पुणे के खेड़ तालुका में 300 एकड़ भूमि क्षेत्र में बनेगा। तो इंद्रायणी मेडिसिटी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बिल्कुल रट दीजिएगा आप। यह भारत का पहला चिकित्सा शहर या मेडिकल सिटी होगा। और कहाँ होगा इंद्रायणी मेडिकल सिटी? यह महाराष्ट्र के पुणे के खेड़ा तालुका में इसका निर्माण किया गया है। महाराष्ट्र सरकार की यह परियोजना 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को आकर्षित करेगी। तो यह परियोजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पुणे में प्रारंभ की गई है, इंद्रायणी मेडिसिटी। इस्लामोफोबिया से मुकाबले के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय सेना ने दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत की स्मृति में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एक चेयर ऑफ एक्सीलेंस समर्पित किया है। तो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ये किस लिए चर्चा में रहा? तो भारतीय सेना ने दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की स्मृति में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में एक चेयर ऑफ एक्सीलेंस समर्पित किया है।
एंटोनोवा 225 मारिया। एंटोनोवा 225 मारिया काफ़ी फेमस है। ये क्या है हम आपको बताते हैं। यूक्रेन व रूस के युद्ध में विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान, सबसे बड़ा कार्गो मतलब अर्थात मालवाहक विमान एंटोनोवा 225 मरिया तबाह हो गया। ये तो मैंने ऐसे याद किया था, मरिया मर गया, मतलब एंटोनोवा मरिया, तो मैंने याद किया था मरिया से कि मर गया है, तबाह हो गया है। सबसे बड़ा कार्गो विमान जो रूस व यूक्रेन के युद्ध में तबाह हो गया है। कीव के पास मौजूद एयरफील्ड में खड़ा यह विमान रूस की गोलीबारी में नष्ट हो गया है। विमान का नाम AN 225 मरिया था, जिसका यूक्रेनी भाषा में अर्थ सपना है। बस आपके लिए इसमें यही इम्पोर्टेंट था परीक्षा के लिए। बाकी आप स्क्रीन को रोक कर अगर आपको देखना होगा तो आप बाद में देख लेना। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल। 16 मार्च 2022 को मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में महात्मा गांधी हरित तिरंगे का अनावरण किया गया है। तो मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में महात्मा गांधी हरित तिरंगे का अनावरण किया गया है। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है? मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो। तो आपको मेडागास्कर की राजधानी अपने स्टैटिक के लिए भी याद रखनी है, तो उसका क्या नाम है? मेडागास्कर की राजधानी का नाम है एंटानानारिवो। यहाँ पर महात्मा गांधी हरित तिरंगे, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है। पट्टिका में हरा शब्द सतत विकास और पर्यावरण को बचाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर भारत के राजदूत अभय कुमार द्वारा एंटोनोरिया में मेयर को गांधी पर डाक टिकट भी भेंट किया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना नई दिल्ली में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। पहले इस संग्रहालय को नेहरू संग्रहालय भवन के रूप में जाना जाता था। ये संसद भवन से कुछ दूर पर ही, लगभग इंडिया गेट से जब आप थोड़ा आगे निकलते हैं तो वहीं पर नेहरू संग्रहालय बना हुआ है, जिसको अब प्रधानमंत्री संग्रहालय कहा जाएगा। और इसमें नई दिल्ली के 3 मूर्ति स्टेट में बनाई गई संग्रहालय में देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों का जीवन यात्रा तथा उनके कार्यों को दर्शाया जाएगा। यह संग्रहालय सिर्फ प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और उनके योगदान तक ही सीमित नहीं है, इससे भी आगे इसमें जो हमारे देश के अब तक के प्रधानमंत्री रहे हैं उनके सारे जीवन के बारे में और उनके संघर्ष के बारे में इस प्रधानमंत्री संग्रहालय में बताया जाएगा, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो हनुमान जी की 108 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हनुमान जयंती के अवसर पर बापू केशवानंद जी के आश्रम में गुजरात के मोरबी में किया गया है। तो कहाँ पर? गुजरात के मोरबी में बापू केशवानंद जी के आश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में 4 दिशाओं में बन रही 4 प्रतिमाओं में दूसरी है। हनुमान जी की पहली ऐसी भव्य प्रतिमा का उद्घाटन 2010 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में उत्तर में किया गया था। मोरबी की मूर्ति पश्चिम में स्थापित की गई है। तीसरी प्रतिमा दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थापित की जाएगी। इसी तरह पश्चिमी बंगाल में पूर्व में अंतिम प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सबसे प्रथम कहाँ थी? हिमाचल प्रदेश में, जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला में। उसके बाद दूसरी गुजरात के मोरबी में, जो कि पश्चिम में रहेगी। तीसरी दक्षिण में तमिलनाडु में, और चौथी जो पूर्व में होगी वो होगी पश्चिम बंगाल में। पूषा कृषि विज्ञान मेला। पूषा कृषि विज्ञान मेला कहाँ? दिल्ली स्थित पूषा प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर में पूषा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की थीम होगी तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान। तो दिल्ली के पूषा प्रौद्योगिकी संस्थान में ही इसका आयोजन किया जाएगा और इसकी थीम होगी तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको घोषित किया गया है इस बार? जैसा कि आपको इस फोटोज़ में नज़र आ रहा है, मुंबई और हैदराबाद को इस साल ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। किसके द्वारा? FOA के द्वारा। FOA क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो आपको इसके बारे में हम विस्तार से बताते हैं। अप्रैल 2022 में
ऑर्बर्ट डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा हैदराबाद और मुंबई शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के इस तीसरे संस्करण में हैदराबाद और मुंबई ने ऑर्बर्ट डे फाउंडेशन के कार्यक्रम में विश्व के 21 देशों के 136 अन्य शहरों के साथ यह मान्यता प्राप्त की है। तो विश्व के 136 अन्य देशों को, अन्य शहरों को यह मान्यता मिली है, जिसमें 2 शहर हमारे हैदराबाद और मुंबई भी हैं। भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के दौरे के दौरान दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया। किस रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो उसका नाम क्या है? दूधवाणी, जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन पशुपालन को समर्पित है। तो PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात दौरे के समय पर दूधवाणी नामक, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाता है, दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, जो कि पशुपालन को समर्पित है। यह भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरह पशुपालकों के लिए समर्पित है। बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन को बनासकांठा जिले में सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे बनास डेयरी के नाम से भी जाना जाता है। दूधवाणी रेडियो स्टेशन की स्थापना किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। तो इसका क्या नाम है? पहले सार्वजनिक रेडियो स्टेशन का नाम दूधवाणी, जो कि किसानों को समर्पित है, पशुपालकों को मुख्यतः। आर्ट पार्क के बारे में जान लेते हैं। 14 मार्च 2022 को देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क को बेंगलोर में उद्घाटन किया गया। तो क्या है आर्ट पार्क? देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क है, जिसका बेंगलोर में उद्घाटन किया गया है। आर्ट पार्क को भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, गतिशीलता, बुनियादी ढांचे, कृषि, खुदरा और साइबर सुरक्षा क्षेत्र में महत्वाकांक्षी मिशन मोड के तहत अनुसंधान परियोजना को निष्पादित करके नवाचारों की दिशा प्रदान करना है। एशिया के सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तथा आतिथ्य मेला। तो कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के द्वारा और भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO, तो एपीडा और ITPO द्वारा संयुक्त रूप से 26 से 30 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एशिया के सबसे बड़े B2B अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तथा आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन किया गया। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। यह दोस्तों आपकी पैट परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कहाँ पर और कौन सी बनी? 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित होने वाले जम्मू संभाग की सांभा जिले की पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई। कौन सी? जम्मू संभाग की सांभा जिले की पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी। प्रधानमंत्री ने पंचायत में 348 घरों को रोशन करने के लिए 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र उद्घाटन किया। तो जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की पल्ली पंचायत। और आपको ये दिन भी याद रखना होगा, इस दिन कौन सा था? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2022 को। तो 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी के अवसर पर सांबा जिला, जो कि जम्मू कश्मीर का है, इसकी पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है, जहाँ पर अब सौर ऊर्जा का ही मुख्य रूप से प्रयोग किया जाएगा। पल्ली गांव ऊर्जा स्वराज का एक बड़ा उदाहरण बना है। कार्बन न्यूट्रल शब्द का उपयोग ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, उद्योग और कृषि के संदर्भ में किया जाता है। कार्बन न्यूट्रल शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को संबोधित करता है। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिकी और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है। तो कितने निकायों के लिए चुना गया है? 4 को। और ये कब से कब तक? इनका कार्यकाल भी 4 ही वर्ष का होगा, जो 2023 से 2027 तक होगा।
और ये निकाय कौन कौन से हैं? सामाजिक विकास आयोग, गैर सरकारी संगठनों की समिति, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग, आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारियों की समिति। इसके अतिरिक्त क्या हुआ है दोस्तों? प्रीति शरण आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के लिए समिति संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन हेतु फिर से चुनी गई है। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि प्रीति शरण जी को आर्थिकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के लिए समिति का संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन हेतु फिर से चुना गया है। माधवपुर घेड़ मेला 2022। माधवपुर घेड़ मेला 2022 ये क्या है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने पोरबंदर के गुजरात में माधवपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ किया। तो कहाँ पर माधवपुर घेड़ मेला ये कहाँ पर आयोजित हुआ? गुजरात के किस जगह पर? पोरबंदर ज़िले में। गुजरात के पोरबंदर में, पोरबंदर ज़िला, माफ़ कीजिएगा, ज़िला ही है। माधवपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ किया गया। मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ जी ज़िला है या नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजन में आ गया हूँ थोड़ा पढ़ाते। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने पोरबंदर गुजरात के माधवपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ किया। माधवपुर घेड़ एक छोटा लेकिन सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गांव है, जहां लोक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी से विवाह किया था। तो मान्यता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया था। यहीं पर माधवपुर घेड़ मेला का आयोजन किया जाता है। माधवपुर पोरबंदर के निकट समुद्र तट पर स्थित है, जो 15वीं शताब्दी में निर्मित माधवराव मंदिर स्थल की प्रतिबिंबितता करता है। यह मेला अरुणाचल प्रदेश की मिश्मी जनजाति से संबंधित है। यह जनजाति प्राचीन राजा भीष्मक और उनकी पुत्री रुक्मणी के जरिए भगवान कृष्ण को अपना पूर्वज मानती है। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात के पोरबंदर में किया गया और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया था। मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ 2 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य मानव तस्करी मामलों को प्रभावी तरीके से निपटाना एवं महिला और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाते हुए तस्करी रोधी इकाइयों को प्रशिक्षित कर उनकी क्षमता को बढ़ाना है। इसके लिए यह क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पुलिस अधिकारियों एवं अभियोजकों को मानव तस्करी का मुकाबला करने हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करेगा। तो मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ ये किसके द्वारा बनाया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की शुरुआत की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसकी आपको करंट नोट्स की हमारी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप क्लासेस देखने के बाद में इस क्लास की भी और हमारी जो नंबर 1 क्लास हुई थी, दोनों क्लासेस की PDF क्लास को प्राप्त कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर 8 अप्रैल 2022 को रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने राजस्थान के झुंझुनू स्थित सैनिक स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर तथा मानेकशॉ ब्लॉक प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? राजस्थान के झुंझुनू स्थित सैनिक स्कूल में। तो राजस्थान के झुंझुनू के सैनिक स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? हमारे रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार जी के द्वारा। तो याद रखना, रक्षा सचिव कौन है? डॉक्टर अजय कुमार, जिन्होंने राजस्थान के झुंझुनू में सैनिक स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्राम सेंटर तथा मानेकशॉ ब्लॉक प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया है। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI 4 अप्रैल 2022 को मेडागास्कर आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बना है। तो CDRI में शामिल होने वाला 30वां देश कौन सा बना है? तो यह बना है मेडागास्कर। यह गठबंधन राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रम के बहुपक्षीय विकास बैंकों तथा वित्त पोषण तंत्र के निजी क्षेत्र आदि की एक बहुहितधारक वैश्विक भागीदारी है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान CDRI के उद्घाटन का शुभारंभ किया गया था, जिसका मतलब शुभारंभ भारत के ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा CDRI का
शुभारंभ किया गया था। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है सतत विकास के समर्थन में जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए नई और मौजूदा बुनियादी ढांचा प्रणालियों की अनुकूलता को बढ़ावा देना है। इसमें कुल 30 सदस्य हैं और 7 संगठन शामिल है। इसका सचिवालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। और इसमें शामिल होने वाला 30वां देश कौन सा बना है दोस्तों? तो इसमें शामिल होने वाला 30वां देश जो हमारा बना है मेडागास्कर, CDRI में शामिल होने वाला 30वां देश बना है, जिसका सचिवालय नई दिल्ली, भारत में है। ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 ये कौन चुने गए हैं? तो सीरियल उद्यमी बबीता सिंह को नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम AAC के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके काम के लिए इस वर्ष ग्लोबल पीस ऑफ एम्बेसडर 2022 नामित किया गया है। तो ग्लोबल पीस ऑफ एम्बेसडर 2022 किसको नामित किया गया है? तो सीरियल उद्यमी बबीता सिंह को नामित किया गया है। बबीता सिंह उन लोगों में से एक है जिन्होंने अरबों लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार चार्टर के अनुसार सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों तथा अंतर्धार्मिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज इसको कहाँ इसका अनावरण किया गया है? तो केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, कौन है केंद्रीय कानून मंत्री? किरण रिजिजू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पर लातूर, महाराष्ट्र में 70 फीट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया है। तो किसकी मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज? ये हमारे प्यारे भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है, जिसको लातूर, महाराष्ट्र में 70 फीट ऊंची मूर्ति को स्थापित किया गया है। तो महाराष्ट्र के लातूर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज भारत के पहले कानून मंत्री और भारत के संविधान निर्माता समिति जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी की 70 फीट ऊंची मूर्ति लातूर, महाराष्ट्र में स्थापित की गई, जिसको स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहा गया। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का निर्माण स्टील के ढांचे को खड़ा कर फाइबर की मदद से किया गया है। रेडियो अक्स क्या है? तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर में लॉन्च किया गया है। इसका नाम है रेडियो अक्स। तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल बनाया गया है, जिसका नाम है रेडियो अक्स। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और समरदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम द्वारा लॉन्च चैनल नागपुर में विभिन्न इंटरनेट रेडियो प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध होगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र, तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ पर बना है? तो यह बना है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो यह है क्या? विदेश में नौकरी का अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया केंद्र स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और कौशल विकास संस्थान SDI के बीच एक समझौता हुआ है। NSDC और SDI के बीच 16 अप्रैल 2022 को हुए समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र विदेशों में काम करने के इच्छुक युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। तो विदेशों में काम करने के इच्छुक जो हमारे युवा हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग देने के लिए इस सेंटर का निर्माण किया गया। कहाँ पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत के पहले इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। यह केंद्र ऐसा प्रशिक्षण का बंदोबस्त करेगा जिससे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों में अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ताओं की मांग के अनुरूप कौशल दिया जा सके। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आज आपकी इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हम और 2 वीडियो में आपका नेशनल और इंटरनेशनल को पूरा कवर कर देंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया ही है, इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, बहुत हाथ जोड़कर आपसे एक निवेदन है कि आप लाइक कीजिए या अनलाइक कीजिए, लेकिन अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिए, क्योंकि आस पर आपका रिस्पॉन्स से ही हमको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं या हम बेकार कर रहे हैं। तो और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमारे बीच में ज़रूर लाइए। इसी के साथ दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, गुड नाइट। फिर मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ। यह क्लास आपको सुबह 9 बजे आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी।
और प्रतिदिन आगे से आपको रेगुलर करंट अफेयर की क्लास प्रतिदिन सुबह 9 बजे आपको रेगुलर मिलती रहेगी। तो इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।